तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जेईई मेंस का एक और सवाल। अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट ओरिजिन और उस चार्ज की वैल्यू है 10 to the power -8 कूलम। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज 2 माइक्रोकूलम फ्रॉम अ पॉइंट टू पॉइंट बी। ठीक है, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको और आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल है। सो वी नो दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट is nothing is equals to change in potential energy, that is final potential energy minus initial potential energy. अब एक्चुअली मैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट बना लेता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है ऑलरेडी 10 to the power -8 कूलम का, और जो सेकेंड चार्ज है वो मुझे रखना है 4,4,4 पर इनिशियली 4,4,4 4,4,2, और इसको लेके जाना है मुझे 2,2,1 पे, लेट्स से समवेयर हियर। करेक्ट। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मुझे तीन चीज चाहिए होती है, Q1, Q2 और डिस्टेंस। सो बेसिकली Q1 Q2 हमें पता है। सबसे पहले काम करते हैं अपन यहां से यहां तक की ये जो इनिशियल डिस्टेंस है ये निकाल लेते हैं। राइट, सो डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, √a² + b² + c², यू विल गेट 16 + 16 + 4, that is 6 मीटर। राइट, नथिंग इज गिवन, तो ऐसा यूनिट में ले लेते हैं। और ये सेकंड पोजीशन है यहाँ से यहाँ तक की, R2 बोल देते हैं इसको, ये R1 कर लेते हैं। तो R2 कितना हो जाएगा, √a² + b² + c²। राइट, डिस्टेंस निकालना है यहाँ पे। सो इट इज 4 + 4 + 1, that is 3 मीटर। करेक्ट। पोजीशन वेक्टर नहीं लिखना है कि यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्ट मेरा डिस्टेंस से काम चल जाएगा। सो हियर आई एम राइटिंग इट एज K Q1 Q2 1/R2 minus 1/R1. Right? So K is 9 into 10 to the power 9. Q1 is 10 to the power -8. Q2 is 10 to the power -6 into 2, 2 microcoulomb. Final position कितनी है? 1/3. Initial position 1/6. So 1/3 minus 1/6 will give you 1/6. So here we are getting 9 into, ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा 2 into 10 to the power -5 into 1/6. So this 3 get cancelled with 3, 2 get cancelled with 2, you'll get 3 into 10 to the power -5 joule. This should be the correct answer. Okay? चलिए ये देखते हैं दूसरा सवाल। Consider two identical metallic sphere of radius r, each having charge q and mass m. Their centers are at initial separation of 4r. Both the spheres are given an initial velocity u towards each other. The minimum value of E so that they can just touch each other. Right? अब आप देखिए इस तरह के सवाल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं, लेकिन वहां पर हम मास का इफेक्ट नहीं लेते हैं। राइट, बट आप देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, दे आर आस्किंग दे शुड टच ईच अदर, ना, जस्ट टचिंग ईच अदर। करेक्ट। अगर मान लीजिए मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का सवाल करता है और मैं ग्रेविटेशनल इफेक्ट को 0 मानता, सो बेसिकली अपन इस तरह के सवाल कर रखे हैं, वहाँ पे मिनिमम सेपरेशन पूछते हैं। क्या? जब अपन दोनों पार्टिकल को छोड़ते हैं ऐसे तो उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, जब वो पास में आते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, पॉइंट पे 0 हो जाती है, जब उनके बीच का सेपरेशन कुछ r होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। करेक्ट। अब यहां पर ये पूछा है हमसे कि दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर। राइट, तो आप देखो, और सो दैट दे कैन जस्ट टच ईच अदर, उसमें जिससे क्या करना है, उनको पास में लेके आना, काम खत्म है। आप देखो इनिशियल सेपरेशन क्या है अपना, इनिशियल सेपरेशन दोनों बॉडीज के बीच में 4r है। करेक्ट, ये डिस्टेंस कितना है बेसिकली 4r द इनिशियल सेपरेशन। अब फाइनली क्या होगा, फाइनली मुझे दोनों बॉडी को सिर्फ टच करना है, पास पास में लेके आना। ठीक है, ये आप मान के चलो कि दोनों टच कर रही है एक दूसरे को। जब दोनों एक दूसरे को टच करेगी तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 2r होगी। राइट, सो दोनों बॉडी को मैंने यहाँ पे मान लिया कि दोनों टच कर रही है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2r, और यहाँ पे दोनों दूर दूर है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस 4r क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि अपन ने इनको एक दूसरे की तरफ फेंका है विद स्पीड u,
दोनों के पास यू स्पीड यू है, और यहाँ पे जस्ट टच करना है तो आप ऐसे मान के चलो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। बेसिकली ये एनर्जी कंजर्वेशन का ही सवाल है, राइट। चलो तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं अपन। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल ग्रेविटेशनल वाली, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस फाइनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल, ठीक। अब आपको ये चीज पता होना चाहिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो Q1Q2/R होती है, और जो ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है वो -Gm1m2/R होती है, ठीक है। यहाँ पे एक डिफरेंस आता है दोनों में। सो सबको उठा के अपन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा Q1Q2/R, और ये हो जाएगा फाइनल -Gm²/2R। सबको उठा के ऐड करके इक्वेट करते हैं। इनिशियली यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया हमारे पास ½ mv² प्लस ½ mv², दैट इज 2mv², और ये हो जाएगा KQ²/4R प्लस Q ऊपर ने क्या माना है, कैपिटल Q माना है, तो यहाँ भी कैपिटल Q ले लेता हूँ, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है, तो -Gm²/4R। दोनों को उठा के इक्वेट करते हैं। सो mu², स्पीड u दे रखी है तो v की जगह u ले रहा हूँ, प्लस KQ²/4R माइनस Gm²/4R इक्वल टू KQ²/2R माइनस Gm²/2R, ठीक है। इसको इधर ले जाओ। सो KQ²/4R माइनस ये हो गया मेरे पास KQ² बाय R बाहर, 1/2 - 1/4 इज 1/4, और यहाँ से काम करता हूँ -Gm²/R कॉमन निकाल लेता हूँ, तो -Gm²/R बाहर निकाल लिया मैंने, तो कितना हो गया 1/2 - 1/4, ये भी सेम कहानी हो जाएगी, सो इट इज 1/4। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ उसको, राइट। चलिए, दैट इज इक्वल्स टू mu²। अब सीधे मेरे पास u आ गया मेरे पास √। एक काम करते हैं अपन 4R और m को डिवाइड कर देते हैं, और 1/4mR बाहर निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, u विल बी 1/4mR बाहर, अंदर बचेगा KQ² माइनस Gm² का √, KQ² माइनस Gm², और ये पूरा की पूरा चल रहा है अपना √। और आप देखो क्वेश्चन में एक चीज गिवन थी, उन्होंने दे रखा था कि KQ² इज ग्रेटर देन Gm², ये क्वेश्चन में गिवन था आपको, ठीक कंडीशन। यहाँ पर KQ² आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो वैल्यू आ रही है ये क्या आ रही है, रियलिस्टिक आ रही है ना, मतलब √के अंदर नेगेटिव नहीं है वो क्वांटिटी, ठीक है। तो ये काफी सिंपल सवाल था। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 6 point charges are kept 60 degree apart from each other on the circumference of a circle of radius r as shown in the figure. The net electric field at the center will be. फिगर में दे रखा है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 चार्जेस हैं, 5 प्लस क्यू है, 1 माइनस क्यू है, रेडियस r। आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में पूछा है। इस तरह क्वेश्चन हम बहुत आसानी से करते हैं सुपरपोजिशन पे। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्लस चार्ज ऐड करते हैं, प्लस क्यू ऐड करते हैं, और यहाँ पर एक माइनस क्यू ऐड कर देता है, करेक्ट। इसका मतलब नेट इफेक्ट हमारा 0 हो गया। अब ये जो दोनों माइनस क्यू है, इसको एक काम करता हूँ मैं, एक नया डायग्राम बनाता हूँ। इन दोनों माइनस क्यू को यहाँ ले जाते हैं अपन, और ये देखो ये प्लस क्यू के कारण क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन सारे 6 चार्जेस के कारण 0 होने वाली है, करेक्ट। इट मीन्स जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो सिर्फ इन चार्जेस के कारण ही आएगी, ठीक, इस तरह से। तो ये तो काफी आसान था, मतलब मेरा आंसर डायरेक्ट ही आ जाना चाहिए था। 2KQ/R² इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया, बट क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे वेक्टर फॉर्मेट में पूछा गया था, ठीक। तो उसको वेक्टर फॉर्मेट में निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखना, एक्चुअली में ये एंगल कितना है, बेसिकली ये एंगल 30 डिग्री है, करेक्ट। इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मेरे पास
वो इस डायरेक्शन में होगी। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर एक इधर, करेक्ट। सो बेसिकली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे E बोल देता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास E cos 30 and this will be E sin 30, right? So here I can write net electric field is equals to KQ 2KQ square 2KQ by R square cos 30 minus I cap plus 2KQ by R square sin 30 plus J cap, right? So you know that cos 30 की वैल्यू, एक काम करते हैं पहले KQ square by R बाहर निकाल लेते हैं। So KQ square by R बाहर, यहाँ जाएगा cos 30, cos 30 is √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, that is √3 minus I cap plus sin 30 is 1/2, so this get cancelled with this, मेरे पास आ गया यहाँ पर 1 J cap। So जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वेक्टर फॉर्मेट में, वो हमारे पास सिंपल सी आ गई है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E equal to AX I cap plus BY J cap। A की वैल्यू गिवन है, B की वैल्यू गिवन है। You have to find the electric potential. If the electric potential at point 10, 20 is 500, then the electric potential at origin will be. So basically आपको पता है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से, E डॉट डी आर। और एक पॉइंट पे गिवन है, दूसरे पॉइंट पे पूछा है, तो बहुत सिंपल सवाल है। चलो, so what we are using, we will be using our formula, the change in potential equals to negative times E dot dr, करेक्ट। अब आप देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरी xy प्लेन में है, तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि जो मेरा dr वेक्टर होगा, r क्या होता है x I कैप प्लस y j कैप, सिमिलरली dr क्या हो जाएगा हमारे पास dx I कैप प्लस dy j कैप। So here electric field is 10x I cap plus B value is 5y j cap dot dx I cap plus dy j cap, and here final potential minus initial potential. So you know that I dot I 1 हो जाएगा और J dot J 1 हो जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। और फाइनल पोटेंशियल हमें निकालना है, तो मैं मान लेता हूँ इसको V। इनिशियल पोटेंशियल हमें गिवन है, इसको मैं मान लेता हूँ -500, करेक्ट, इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स। अब इसको लिख देते हैं अपन 10x dx, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 5y dy। अब आप देखो, बेसिकली मुझे यहाँ पे सिर्फ x की लिमिट चाहिए और यहाँ पे मुझे सिर्फ y की लिमिट चाहिए, मुझे कोई लोड ही नहीं है। सो इनिशियल पॉइंट मेरा कहाँ था, इनिशियल x की लिमिट देखें यहाँ पर, तो इनिशियल x कितना था 10, इनिशियल y कितना था 20, फाइनल x और y कितना है ओरिजिन 0,0, और इस पूरे के ब्रैकेट बाहर लगा देता हूँ क्योंकि एक माइनस साइन ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पर, करेक्ट। सो 10x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2 दैट इज 5x², लिमिट डलेगी 10 से 0, और ये हो जाएगा हमारे पास 5y²/2, लिमिट डलेगी 20 से 0। इसके पूरे के बाहर में एक माइनस साइन चल रहा है ऑलरेडी, राइट। सो अपन वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, that is 5 into 0 minus 100 is 100, और एक माइनस है 5/2 as it is 0 minus 20 का स्क्वायर, so it is -400। मैंने माइनस ऑलरेडी लगा लिया है यहाँ पर, चलिए। सो आप देख सकते हैं यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, so it is 1500, ठीक, 5 into 2
1500 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये किधर जाएगा, तो v की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो आएगी 1500 प्लस 500 दैट इज 2000 ऐसा यूनिट, राइट। सो ओरिजिन पोटेंशियल कितना आ गया, 2000 वोल्ट। अच्छा चलिए देखते हैं अगला सवाल। 5 positive charges, each having charge q, are placed at the vertices of a pentagon as shown in the figure. The electric field and potential at the center O of pentagon due to 5 charges are. आपको इस सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है सेंटर पॉइंट पर, करेक्ट। तो ये अपना सेंटर पॉइंट है, इसके ऊपर अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड निकालनी। अब आप देखो रेगुलर फिगर है, सारे चार्जेस बराबर है, आइडेंटिकल है, पूरा सिस्टम सेम है। तो यहाँ पर कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सेंटर पर, वो तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी, है ना। आप चाहो तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में जोड़ के और पॉलीगॉन ला के 0 भी कर सकते हो, है ना। और कॉमन सेंस होगा, आई थिंक ये बहुत सारे सवाल से कर चुके हैं। अब पोटेंशियल लिखना है नेट। सो बेसिकली पोटेंशियल कितना होता है, इट इज k/r। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या था, आपको वेक्टर फॉर्म में ऐड करना पड़ता था। पोटेंशियल तो स्केलर है, तो आपको सबके कारण ऐड करना पड़ेगा। तो k/r 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 5 k/r ऐसा करता। आइए देखते हैं अगला सवाल। 2 point charges 2q and q are placed at vertex A and center of face CDEF as shown in the figure. और एक क्यूब दे रखा है। The electric flux passing through the cube will be. इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है आपको ये निकालना है। देखिए बड़ा सिंपल ही सवाल है ये तो। अगर कोई चार्ज वर्टेक्स पे प्रेजेंट होता है, राइट, तो टोटल फ्लक्स उस क्यूब से जाता है वो 1/8 आता है, राइट। आपको पता होगा ये, क्योंकि चार्ज क्यूब नीचे से प्लेस करते हैं, ऐसे ही चार्ज ऊपर प्लेस करते हैं, तब जाके ये वाला जो पॉइंट है वो एकदम सिमेट्रिकली सेंटर में आता है। तो एक से फ्लक्स कितना हो जाता है 1/8, बट यहाँ पे चार्ज कितना है 2q। सो फ्लक्स थ्रू 2q कितना हो जाएगा हमारे पास, it is 1/8 of the total charge divided by epsilon naught, correct। Similarly ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है CDEF के सेंटर पे है, अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो ऐसा कैसा कि एक क्यूब और प्लेस कर दूंगा, तो 2 क्यूब से टोटल फ्लक्स q by epsilon naught। सो एक चार्ज से मतलब एक क्यूब से इस चार्ज का फ्लक्स कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इस पे चार्ज q ही है। अब नेट फ्लक्स पूछा है, दोनों को उठाइए क्या कर दो, ऐड कर दो। सो जो टोटल फ्लक्स आ जाएगा मेरे पास, टोटल फ्लक्स विल बी q by epsilon naught कॉमन, q by epsilon naught में कॉमन निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2। सो इट इज 2 + 1 3/4 q by epsilon naught। दिस इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं अगला सवाल। 2 शार्ट आइए देखते हैं अगला सवाल। 2 short dipole A and B having charge ±2 microcoulomb length 1 centimeter and B ±4 microcoulomb length 1 centimeter are placed with their centers 80 centimeter apart as shown in the figure. The electric field at point P equidistant from the center of both dipole is. क्वेश्चन आपको दे रखा है 2 डायपोल है और मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि दोनों के बीच की डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर है और लेंथ 1 सेंटीमीटर है, डायपोल लेंथ है ना, डायपोल के बीच की चार्जेस के बीच की लेंथ। इसका मतलब शॉर्ट डायपोल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर वैलिड होगा, ठीक। सो इसका एक काम करते हैं, पहले इसका डायपोल मोमेंट निकाल लेते हैं। इसका डायपोल मोमेंट कितना है, चार्ज इनटू लेंथ, सो इट इज 2 × 10⁻⁶ इंटू 10⁻²। सिमिलरली ये P2 है, तो P2 का डायपोल मोमेंट निकाल लेते हैं, इट इज 4 × 10⁻⁶। इसकी डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप देखो एक चीज, यहाँ पर जो डायपोल है बेसिकली ए डायपोल, ये P पॉइंट इसके एक्सियल पोजीशन पे है, करेक्ट। और डायपोल मोमेंट की दिशा कहाँ है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अच्छा
चाहे पॉइंट राइट में हो या लेफ्ट में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डायपोल की डायरेक्शन में ही आती है अलोंग द एक्सियल डायरेक्शन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ जाएगी मेरे पास, कितनी, फॉर्मूला क्या होता है, 2kp/r³, करेक्ट। सो इट इज 2 into 9 into 10⁻⁹ into p1, that is 2 into 10⁻⁻8 divided by r। अब r क्या लेते हैं बेसिकली, यहां से यहां तक के डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस अगर 80 है तो आधी डिस्टेंस कितनी रहेगी, 40 क्यूब, और सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻² क्यूब हो जाएगा, ठीक। सो दिस गेट कैंसिल विद दिस, -2 बचा, और ये ऊपर कितना बचेगा, 7, करेक्ट। सो इट इज 36, या एक काम करते हैं इसको, 9 into 4 into 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 4 into 4 into 4 10⁻3। सो 10⁻4 बचा, और एक 4 से एक 4 कट गया, ये हो गया 9/16 into 10⁻4। ये तो सिर्फ एक की कार्रवाई है, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो डायरेक्शन कहाँ होगी, अलोंग द डायपोल मोमेंट। सो मैंने E1 को यहाँ बना दिया, ठीक है। अब सिमिलरली जो सेकेंड डायपोल है मेरा P2, इसका डायपोल मोमेंट किधर होगा, डायपोल नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से। और हम बहुत अच्छे जानते हैं कि ये जो पॉइंट है ये इसकी कहाँ आएगा, ब्रॉड साइड पोजिशन पर आएगा। सो हम ऐसा पढ़ते हैं, जब हम डायपोल को इस तरह रखते हैं और डायपोल मोमेंट राइट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में आती है, चाहे मैं ऊपर निकालूं या नीचे निकालूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली अगर डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ है तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है मेरे पास, वो डेफिनेटली नीचे आएगी, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो kp/r³ होता है। एक्सियल पोजीशन पे 2kp लगाते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे kp/r³ लगाते हैं। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है मेरे पास E2, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, kp/r³। सो इट इज 9 into 10⁻⁹, p कितना है, 4 into 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 40, मतलब 4 into 4 into 4 into 10⁻3, और सेंटीमीटर है 10⁻⁻6, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कितना हो गया मेरे पास, ये भी कितना हो गया, 9/16। दोनों का मैग्नीट्यूड जो आ रहा है वो बराबर आ रहा है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री का। आपको रिजल्टेंट निकालना है बेसिकली, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, अगर इसका मैग्नीट्यूड भी E मान लो, इसका भी E मान लो, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 1√a² + b², दैट इज √2e। सो इट इज √2 into 9/16 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम। सो काफी आसान था अगर आपको बेसिक्स आते हैं डायपोल के। तो आइए देखते हैं एक और खूबसूरत सवाल। Two charges 7 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at a distance are placed at -9 and +9 centimeter respectively in an external electric field E = a/r² r cap. A is given. Considering the potential at infinity is 0, the electrostatic energy of the configuration will be। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। इसके अंदर एग्जामिनर ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पूछ लिया आपसे, रिलेशन भी पूछ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, और आपको ये भी पूछ लिया कि क्या आपको पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट आती है कि नहीं, मतलब सेल्फ और इंट्रैक्शनल पोटेंशियल एनर्जी आती है कि नहीं आती। तो सवाल क्या है, देखो ध्यान से। सवाल में दे रखा है कि एक यहाँ पर मैंने ओरिजिन मान लिया इस तरह से 0,0, एक चार्ज मेरा यहाँ रखा हुआ है +9 सेंटीमीटर पर, और एक रखा हुआ है -9 सेंटीमीटर पर, ठीक है। यहाँ पर रखा है 7 माइक्रोकूलम और यहाँ पर रखा है -2 माइक्रोकूलम, करेक्ट। इस तरह की कुछ सिचुएशन में दे रखी है। और क्या दे रखा है, और ये भी दे रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह कुछ ऐसी है, रेडियल ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। और वो क्या है, a/r², मतलब
तुमको देख के लग रहा होगा ये तो बेसिकली वैसी ही है जैसे पॉइंट चार्ज की वैल्यू होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर ना, बट यहाँ पे ए दे रखा है, यहाँ अलग चीज होती है। अच्छा, सो बेसिकली काम करते हैं पहले इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं V1, उस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं V2। अगर मैंने पोटेंशियल निकाल लिया तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इनटू दिस चार्ज विल गिव यू पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इनटू दिस चार्ज विल गिव यू पोटेंशियल एनर्जी। और इन दोनों का आपस में जो इंटरेक्शन होगा उसके कारण भी एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, और हम तीनों को ऐड करना है। समझ में आया करना क्या? चलो, सो बेसिकली शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस E डॉट डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? A बाय आर स्क्वायर डी आर, करेक्ट? तो कितना हो गया? माइनस 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय आर, माइनस माइनस कट गया, जो डेल्टा V आ गया मेरे पास वो कितना आ गया? A बाय आर। ठीक, अच्छा एक काम करते हैं, लिमिट भी डाल लेते हैं। लिमिट कहाँ से? इन्फिनिटी से। जब ये इन्फिनिटी है तो पोटेंशियल जीरो है मेरा, जब अपन इसको इन्फिनिटी माना तो पोटेंशियल कितना है? दिस इज इन्फिनिटी है तो पोटेंशियल जीरो है, और जब डिस्टेंस आ जाए तो पोटेंशियल V मान लेते हैं। सो बेसिकली हियर अपर लिमिट A बाय आर, ये तो इन्फिनिटी जीरो हो गया, ये हो गया V, तो V की वैल्यू कितनी है? A बाय आर। इसका मतलब अगर मुझे सिर्फ डिस्टेंस पता है, A तो कांस्टेंट है ही सही, मुझे पोटेंशियल निकल जाएगा। सो मान लेते हैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल V है, सो यहाँ पर भी पोटेंशियल V ही होगा, इक्वल डिस्टेंट है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ओरिजिन कहाँ है, सोर्स कहाँ है? यहाँ से। तो अगर यहाँ से डिस्टेंस बराबर है, किसी भी डायरेक्शन में चले आप, पोटेंशियल क्या होने वाला है? सेम। सो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले पोटेंशियल निकाल लेते हैं। पोटेंशियल कितना है भाई? A बाय आर, और A की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय R, दैट इज 9 सेंटीमीटर। मतलब मेरे पास 10 टू द पावर 7 आ गई, राइट? अब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूं कि ये चार्ज प्रेजेंट है यहाँ पर, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी? चार्ज Q इंटू V, दैट इज माइनस 20 जूल। सिमिलरली इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। इट इज चार्ज इंटू पोटेंशियल तो वही रहेगा 10 टू द पावर 7, ये हो जाएगा बस 70, राइट? तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी मिला के कितनी आ गई टोटल? ये आ गई 50। बट अब तो एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये तो बेसिकली जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण है ये पोटेंशियल एनर्जी, है ना? इसके इससे एसोसिएटेड थी, इससे एसोसिएटेड थी, लेकिन इन दोनों का आपस में तो इंटरेक्शन होगा, राइट? तो बेसिकली अगर मैं इसको एक सिस्टम मान रहा हूं तो सिस्टम की सेल्फ एनर्जी भी होगी, राइट? 1 और 2 का इंटरेक्शन, दैट इज K Q1 Q2 बाय R। मैं डायरेक्टली लिखता हूं K 9 into 10 to the power 9 Q1, 7 into 10 to the power minus 6 minus 2 into 10 to the power minus 6 divided by डिस्टेंस क्या 9 इधर 18 सेंटीमीटर। अब आप देखिए यहाँ पर ऊपर ये 2 है, ये 9 है, 18 कट गया। पावर देखते हैं, -12 और ये ऊपर जाके +11 हो जाएगा, मतलब -1 ऊपर पावर बचेगा, तो -7 इंटू 10 टू द पावर -1 -0.7 जूल। 50 में से और इतनी एनर्जी ऐड कर दो, या यूं कहूँ सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो बस नेट एनर्जी आ जाएगी किसके कारण? पूरी कॉन्फ़िगरेशन के कारण, दैट इज 50 minus 0.7 49.3 जूल, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो सेल्फ इंट्रैक्शन एनर्जी या यूं जो 1 और 2 के बीच की एनर्जी है उसे कंसिडर नहीं करते हैं। चलिए आइए देखते हैं एक और सवाल। 3 charges 2q 3q minus 4q are situated at
0,-3a, 2a, 0 and -2a, respectively in xy plane. The resultant dipole moment about origin is. अब आप देखो बेसिकली जब भी हम डायपोल मोमेंट का सवाल करते हैं तो डायपोल मोमेंट में हम कोशिश करते हैं जोड़े बना लें, है ना, प्लस चार्ज माइनस चार्ज का जोड़ा बना लेते हैं और डायपोल मोमेंट निकाल लेते हैं. इट इज ईदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम. बट कभी आपको यहाँ पे आप देखो यार पॉजिटिव चार्जेस 5q है और यहाँ पे -q, करेक्ट. तो इस तरह का कोई सिस्टम आ जाए जब जोड़े नहीं बन रहे हैं तब आपको क्या करना होता है. बेसिकली आप सिर्फ डिस्टेंस के साथ खेलो. मतलब ये हुआ कि पहले मैं चार्जेस रख लेता हूँ, है ना. तो चार्जेस कहाँ कहाँ पे है, +2q और +3q. कहाँ पे ये 0, -3 है, मतलब ये नीचे है यहाँ -3a पे, करेक्ट. और ये कहाँ है +2a, ये यहाँ पर है +2a और ये -2 है. ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है. ये x एक्सिस मान लिया मैंने, y एक्सिस मान लिया. अब चार्ज कहाँ पर रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है नीचे रखा है 2q. तो मैं यहाँ रखता हूँ 2q प्लस यहाँ पर रख देता हूँ 3q और यहाँ पर रख देता हूँ -4q. अब देखो ध्यान से, मुझे पता है जो डायपोल मोमेंट होता है बेसिकली वो हमेशा होता है इट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट. बट आप ये देखो कि अगर मैं इस पॉइंट में मुझे निकालना है अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट निकालना है, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट अबाउट ओरिजिन, तो अपन क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ओरिजिन ले लो 0,0, ठीक है. और अब इंडिविजुअल चार्ज के करंट निकाल लो. सो बेसिकली आप कुछ मत करो, नेट डायपोल मोमेंट निकालने के लिए इफ यू वांट टू कैलकुलेट नेट डायपोल, इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट्स को निकाल के ऐड कर दो. और इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, सिंपल p1 प्लस p2 प्लस p3. इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए कुछ मत करो आप, चार्ज इनटू डिस्टेंस q1 इनटू r1 प्लस q2 इनटू r2 प्लस q3 इनटू r3. और चार्ज को विद साइन रखो, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता ही कैसे रखना है, ठीक है. अच्छा ध्यान देना बिल्कुल. अब मैं अच्छे से कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ उसके 0, क्योंकि अपने जो प्लस माइनस की जरूरत पड़ेगी, आई कैप जी की जरूरत पड़ेगी इसलिए, ठीक है. सो बेसिकली Q1 किसी को मान लेते हैं, इसको जैसे अपन ये ले लिया Q1, तो कितना हो गया 2Q. इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 0, -3, मतलब क्या लिख दूं -3a j कैप. ये कितना है -4q, है ना. सो -4q इंटू कितना हो गया -2a i कैप प्लस ये कितना है 3q इंटू ये कितना है 2a i कैप. इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, आसान. सो कितना हो गया, मेरे पास हो गया -6qa j कैप माइनस माइनस प्लस 8qa i कैप प्लस 6qa i कैप. अब चाहो तो इसको 8 और 6 qa बाहर निकाल लो, 14 i कैप माइनस 6 j कैप. This is the net dipole moment. Right? आसान था. सो कभी भी आपको ऐसे अनसिमेट्रिकल चार्जेस दिख जाए तो आप इस तरह से इसको अप्रोच करना, ये ज्यादा बेटर अप्रोच है. चलिए आइए देखते हैं एक और सवाल. The electrostatic potential in a charged spherical region of radius r varies as v equal to a r q plus b, where a and b are constant. The total charge on sphere of unit radius is. देखो हमें पोटेंशियल का फंक्शन गिवन है, करेक्ट. सो हम अप्रोच कैसे करेंगे, पोटेंशियल पता है, क्या हम पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. और ये दे रखा है कि भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है इन अ चार्ज स्फेरिकल रीजन ऑफ रेडियस आर, मतलब ये एक स्फेरिकल रीजन में वेरी कर रहा है, करेक्ट. अच्छा, तो अगर मैंने ये स्फेरिकल रीजन में इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, यहाँ पर इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया ना, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा तो बाहर जाएगी, नेगेटिव होगा तो अंदर आ जाएगी. मैं मान रहा हूँ अभी पॉजिटिव है ना, बाय डिफॉल्ट ये बनता है. सो
कितना है हमारे पास पोटेंशियल E इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल आर, कितना हो गया माइनस 3AR², करेक्ट। 3AR², ये क्या आ गया बस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, करेक्ट। नाउ हमें क्या निकालना है, हमें तो ये निकालना है कि भाई इस स्फीयर के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड कितना है। अगर मैं गॉस लॉ का यूज करूँ और E डॉट dA निकाल लूँ, we know that integration E dot dA in a closed loop equal to Q in by epsilon naught। बट अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है वो हर जगह क्या है, पैरेलल। तो आप ऐसे कर दो उसको E इंटू ए या E डॉट ए इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। सो E डॉट ए, E कितना है, अब जो डिस्टेंस है बेसिकली वो अपने को r यूनिट रेडियस मानना है, r इक्वल टू 1 लेके चलना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है मेरे पास यहाँ पर माइनस 3AR², एरिया कितना होगा 4πr², तो ये भी हटा दो, उसको 1 कर दो। अगर मैं एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कर दूँ सर तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये आ गया चार्ज। द करेक्ट आंसर इज minus 12 pi A epsilon naught is the charge enclosed within the spherical surface। चलिए देखते हैं अगला सवाल। दे रखा है there are 3 conducting spherical shell ABC of radius ABC and the potential of sphere A, B and C are। देखो हमेशा याद रखना, अगर कोई सिंगल स्फीयर दे रखा हो तो पोटेंशियल अपन लिख सकते हैं कि क्यू बाय आर, राइट। लेकिन जब स्फीयर के अंदर स्फीयर है, मल्टीपल स्फीयर है या मल्टीपल चार्ज सिस्टम है, तो बेसिकली पूरे गांव के कारण पोटेंशियल लिखा जाता है किसी पॉइंट पे, पूरी जनता के कारण लिखा जाता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार क्लास में ही बताता हूँ ये। अगर मुझे ए पॉइंट पोटेंशियल निकालना है, करेक्ट। सो आप इसे काम करो उसको कि इट इज पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर 2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर 3, इस तरह से लिख लिया करो, काम करता, कभी गलती नहीं होगी। अब देखो मैं मान रहा हूँ कि अभी ये जो ए है ये यहाँ पर एज पर डायग्राम। सो बेसिकली ये जो पॉइंट है ये Q1 की तो सरफेस पे है, लेकिन Q2 के अंदर है और Q3 के अंदर है। और पोटेंशियल का फॉर्मूला इनसाइड पे और सरफेस पे सेम होता है, मतलब इनसाइड के लिए जो फॉर्मूला लगता है वही सरफेस के लिए लगता है, लेकिन आउटसाइड के लिए बदल जाता है कि QI स्मॉल आर हो जाता है ना। तो जो फॉर्मूला सरफेस पे है वही इनसाइड है, तो ये तीनों ही पॉइंट अपने अपने इनसाइड है। और जब भी इनसाइड पॉइंट पोटेंशियल लिखता हूं तो खुद का रेडियस लेना पड़ता है ना, अपना अपना रेडियस लेना पड़ता है भाई इनसाइड पॉइंट को, ठीक है। अपना अपना रेडियस लेते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास के बाहर Q1 बाय खुद का रेडियस, Q2 बाय खुद का रेडियस और Q3 बाय खुद का रेडियस। सिंपल। सिमिलरली अगर मुझे बी पॉइंट पे लिखना है तो इट इज पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर 2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर 3। अब आप देखो ये जो पॉइंट है बी, ये Q1 वाले स्फीयर के लिए आउटसाइड पॉइंट हो गया, ये बाहर हो गया, लेकिन इन दोनों के लिए तो अभी भी वही सरफेस वाला पॉइंट ही है, ये इनसाइड वाला पॉइंट है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, के बाहर निकाल लेते हैं, ये जाएगा Q1 डिवाइडेड बाय आउटर डिस्टेंस कितनी है बी, बाकी इन दोनों के लिए तो खुद की रेडियस आएगी, इसके कारण Q3/C। सिमिलरली जब मैं पॉइंट C पे लिखूंगा तो पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर 2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर 3, इस बार इन दोनों के लिए ये आउटसाइड पॉइंट है और इसके लिए ये सरफेस कहूं या इनसाइड कहूं बात बराबर है। तो पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल होता है मेरे पास के को बाहर Q1 by outer radius that is C, Q2 by outer radius that is C, और सरफेस है तो Q3 by खुद का तो रेडियस आएगा C। The correct answer is this। चलिए देखते हैं एक और सवाल। A point charge 1 microcoulomb is located at a distance 2 cm from the end of a thin insulating wire of length 10 cm having a charge 24 microcoulomb distributed uniformly along its length as shown in the figure। You have to find the force between the small q charge and the wire। देखो इस तरह क्वेश्चन में हर कोई अपनी क्लास नोट्स में करता है ना, बहुत सिंपल सवाल होते हैं।
ये एक यूनिफॉर्मली रॉड है, चार्ज रॉड है, लैम्डा के टर्म्स में गिवन होता है। यहाँ पे चार्ज दे रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि फोर्स जो है बेसिकली वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ से हर एक पॉइंट जो फोर्स लगा रहा होगा इस पॉइंट पे वो अलग अलग होगा, क्योंकि चार्ज अगर मैं डी क्यू मान लूँ, लेट्स से लैम्डा डी एक्स मान लिया हूँ, तो भी डिस्टेंस सबकी अलग अलग होगी, राइट। तो मैं डायरेक्ट उसको कैसे ऐड करूँगा, ठीक है, एक एक का कारण मुझे फोर्स निकालना पड़ेगा। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन की मदद लेते हैं। एक्स डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ मैं, जिसकी लेंथ कितनी है डी एक्स। अभी जो डी एक्स एलिमेंट है इसके ऊपर चार्ज में मान लेता हूँ डी क्यू। डी क्यू कितना होता है, लैम्डा डी एक्स, है ना। लैम्डा की वैल्यू बाद में पुट कर दूंगा, टोटल चार्ज है, टोटल लेंथ है, तो काम हो जाएगा मेरा। सो अगर छोटा सा फोर्स निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास चार्ज इंटू के इंटू डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, राइट। मैंने ये वाला चार्ज ले लिया, इसको क्यू बोल दिया अभी के लिए, ये डी क्यू है, के डी क्यू, के क्यू डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अगर मुझे पूरा फोर्स निकालना था बेसिकली, तो मुझे इंटीग्रेट करना है इसको, के बाहर, क्यू बाहर, लैम्डा बाहर, डी एक्स अपॉन एक्स, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x, राइट। अभी मैं पूरी सब चीज x के टर्म्स में और वेरिएबल के टर्म्स में खेल रहा हूँ, फिर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। सो सबसे पहले आप देखो कि जो लिमिट आ रही है वो कहाँ से कहाँ तक आ रही है। सबसे पहले ये यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, और जो लास्ट एंड है ये 12 सेंटीमीटर है ना। तो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये अलग सेंटीमीटर में पुट कर रहा है, करेक्ट। सो इट इज के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू 9 × 10⁹, तो मैं यहाँ डालता हूँ उसको 9 × 10⁹। स्मॉल क्यू कितना है, स्मॉल क्यू 1 माइक्रोकूलम है, 10⁻⁻6 इंटू लैम्डा, लैम्डा क्या होता है, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। सो टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर इंटू, अब लिमिट डालेंगे बेसिकली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो यहाँ पे एक माइनस साइन आ रहा है ना, तो एक काम करूँ, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर दूँ, ज़्यादा इजी होगा वो। सो 1/2 माइनस 1/12, और ये सेंटीमीटर में ही है, 10⁻, नीचे -2 तो ऊपर +2 हो जाएगा, करेक्ट। और देखो ये 10⁻⁻2 +2 4, 13 हो गए, 13 में से 12 गए, 10 ऊपर बचा, ठीक है। एक 10 से एक 10 ये भी चला गया, काम खत्म, सब कुछ हट चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पावर और हट गई है, अब मेरे पास बचा 9 × 24 इंटू, एक काम करते हैं 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 - 1/6, 1 - 1/6 इज 5/6, तो ये 6 दूनी 12, 12 से ये गया 10 इंटू 9 90, तो करेक्ट आंसर इज 90 न्यूटन। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 2 point charges 1 nanocoulomb and 2 nanocoulomb are placed at 2 corners of equilateral triangle of side 3 centimeter. The work done in bringing a charge of 3 nanocoulomb from infinity to the third corner of triangle is in microjoule. बेसिकली सिस्टम क्या दे रखा है आपको, इस तरह कुछ सिस्टम दे रखा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेकिन इनिशियली सिर्फ 2 ही वर्टाइसेस पे चार्ज है। मतलब पहले देखा जाए तो ये 2 नैनोकूलम और 1 नैनोकूलम, सिर्फ 2 ही चार्ज रखे हुए हैं, 1 नैनोकूलम एंड 2 नैनोकूलम। अब क्या हुआ कि ये 1 तो वही था, 2 भी वही था, इंफिनिटी से थर्ड चार्ज लेके आया अपन और यहाँ रख दिया। आपसे वर्क डन बाय एक्सप्लेनेशन पूछा है, बड़ा सिंपल सवाल है, बहुत बहुत ज़्यादा इजी। देखो इनिशियल एनर्जी निकाल ली अगर मैंने और फाइनल एनर्जी निकाल ली, पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होता है, इट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, काम खत्म है। लेकिन इसमें थोड़ा सा स्मार्टनेस यूज करते हैं।
अब देखो जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आएगी यहाँ पर और यहाँ पे इनिशियल, यहाँ पे फाइनल, सो उसमें एक टर्म होगी के क्यू वन क्यू टू बाई आर, है ना, और फाइनल में भी क्या होगी के क्यू वन क्यू टू बाई आर, ये तो होगी इसको ले मत, ठीक है। आप एक काम करो, उसको ये लिख लो U12, और जब मैं फाइनल लिखूंगा तो फाइनल लिख लेते हैं अपन U12 प्लस इन दोनों का, दैट इज के Q1 Q2 बाय आर कितनी, आई थिंक 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर राइट, और नैनो है ये, तो ये हो जाएगा नैनो स्क्वायर, करेक्ट, नैनो मतलब 10⁻⁹ प्लस इन दोनों का 2 और 3 का, तो हो जाएगा प्लस के 2 into 3 into 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 3 into 10⁻²। अब देखो जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो ये दोनों कट जाएगा, मतलब बचा क्या मेरे पास, बचा सिर्फ के बाहर, 3 बाहर, 10⁻18 बाहर, राइट, दोनों में आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है 3 into 10⁻² आ रहा है, इसको ही बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा 1 + 2 आई गेस, 1 + 2 बच रहा। अब हम के की वैल्यू डाल देते हैं 9 into 10⁻9, तो ये जाएगा 9 into 10⁻9 यहाँ रख दिया। अब आप देखो ये 3 से 3 कैंसिल, करेक्ट, ये 9 और 2 11 हो गया, और ये 10⁻⁷, ये 9 से 27। अपने को जो आंसर चाहिए वो माइक्रो जूल में चाहिए, ये जूल में आ रहा, तो इसको लिखते हैं 2.7 into 10⁻⁶ जूल, करेक्ट, ये क्या हो गया माइक्रो जूल हो गया मेरे पास, तो करेक्ट आंसर इज 2.7 माइक्रो जूल। बड़ा आसान सा सवाल था, आई होप आपसे बन गया हो। चलिए ये देखते हैं एक और सवाल, जेईई मेंस 2026 28 जनवरी इवनिंग शिफ्ट वाला। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स, इन 5 स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप। अब आप देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस जो होती है वो हमेशा ओपन कर्व होते हैं, राइट। अगर मैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता तो वो क्लोज्ड कर्व होता है ना, तो वो यहाँ पर पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट रेडियली आउटवर्ड्स व्हेन चार्ज इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव चार्ज हो, और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस होती है वो रेडियली आउटवर्ड्स जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर इनवर्ट स्क्वायर फोर्सेस ओनली। अब देखो जब अपन गॉस लॉ का डेरिवेशन करते हैं या जब अपन सॉलिड एंगल भी यूज करते हैं तो अपन dA cos θ by r² लगाते हैं, राइट, है ना। सो वहां से भी मैं बोलूं कि जो फोर्स है ये इनवर्स स्क्वायर, मतलब जो फोर्स होना चाहिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होना चाहिए, तभी मैं गॉस लॉ लगा पाऊंगा। तो ये भी बिल्कुल सही है, गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस ओनली, परफेक्ट। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल इन स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज 0। अब क्योंकि मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेसिकली वो ओपन कर्व बनाती है लेकिन कंजर्वेटिव फील्ड होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कंजर्वेटिव है तो कंजर्वेटिव फील्ड के कारण अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करती है, और अगर क्लोज पाथ हो गया तो वर्क डन हमेशा 0 आएगा। सो दिस इज आल्सो परफेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर कूलम्ब्स फोर्स मस्ट टेक प्लेस इन अ प्लेन। अब देखो कोई सा भी आप डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, चाहे आप पॉइंट चार्ज ले लो या लाइन चार्ज ले लो या शीट ले लो, है ना, किसी भी तरह का सिस्टम ले लो आप, हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं जब भी हम फोर्स लगाते हैं किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे, तो बेसिकली चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किसी न किसी प्लेन में ही लगेगा। क्यों? क्योंकि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक ही डायरेक्शन में होती है, करेक्ट। मल्टीपल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल ही नहीं है ना, ये हम ये पढ़ते भी है कि टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो बेसिकली किसी भी एक पॉइंट पर सारे चार्जेस के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक ही डायरेक्शन में होगी, तो उसके कारण जो मोशन होने वाला है वो डेफिनेटली वो एक प्लेनर मोशन ही होगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगे, नेगेटिव चार्ज पे लगे, किसी एंगल पे लगे, पर वो होगा मोशन पैरेलल इन अ प्लेन। सो ये भी
ऑप्शन बिल्कुल सही है, मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर कूलम्स फोर्स मस्ट टेक प्लेस इन अ प्लेन। सो चारों स्टेटमेंट बी सी डी ई, ये चारों स्टेटमेंट सही है, बस पहला वाला गलत था। Physics के फंडे, फिजिक्स के फंडे।